हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग सेट्स चैप्टर में एक्सरसाइज 1.4 की कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 1.5 और मिसलेनियस के लिए कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। एक्सरसाइज 1.4 की प्रॉब्लम नंबर 4 लेते हैं। इसमें है इफ़ यू इक्वल टू एलिमेंट्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए इक्वल टू 2 4 6 8, बी इक्वल टू 2 3 5 7। हमें वेरीफाई करना है डी मॉर्गन लॉ। इसमें पहला है ए यूनियन बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और सेकंड पार्ट में वेरीफाई करना है ए इंटरसेक्शन बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। पहले हम ये फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद फोर्थ के बाद फिफ्थ क्वेश्चन में है ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो डी मॉर्गन लॉ है, इसके सभी पार्ट्स जो हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, उनके वेन डायग्राम ड्रॉ करने हैं। पहले फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए आपको u की वैल्यू दी हुई है, a की वैल्यू दी है, b दिया हुआ है। हमको a यूनियन b होल डैश को a डैश इंटरसेक्शन b डैश प्रूफ करना है। तो हम पहले चेक करना है, वेरीफाई करना है। तो a यूनियन b लिखेंगे। a यूनियन b में a और b के पूरे एलिमेंट मिला के लिख दिए जाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसे पहला काम किया आपने, ए यूनियन बी लिखा। ए और बी के सभी एलिमेंट इसमें लिख दिए गए। अब हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, ए यूनियन बी होल डैश। होल डैश का मतलब है यूनिवर्सल सेट में से हमको ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट कर देना है। यूनिवर्सल सेट में 1 से लेके 9 तक के एलिमेंट्स हैं। हम उसमें से 2 3 4 5 6 7 8 को अगर हटा दें, यूनिवर्सल सेट में से इन एलिमेंट्स को हटा दें, तो हमारे पास बचेगा 1 और 9। हमको u के ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो a यूनियन b में नहीं है। तो इस तरह से a यूनियन b होल डैश आपको पता चल गया। अब हम a डैश लिखेंगे, राइट हैंड साइड के लिए a डैश लिखेंगे। a डैश का मतलब हो गया u माइनस a। u के ऐसे एलिमेंट्स जो a में नहीं है। तो 1 हो जाएगा, 2 हट जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, 4 हट जाएगा, 5 आ जाएगा, इसमें 6 हट जाएगा, 7 आएगा, 8 हट जाएगा और फिर 9 आ जाएगा। ये a डैश हो गया। ऐसे ही हम b डैश लिख लेंगे। b डैश के लिए u माइनस b, u के ऐसे एलिमेंट जो b में नहीं है। तो ये हो जाएगा 1 4 6 8 9। अब हमको लिखना है a डैश इंटरसेक्शन b डैश। इंटरसेक्शन का मतलब है a डैश और b डैश में जो एलिमेंट्स कॉमन है, जो a डैश में भी है और जो b डैश में भी है, ऐसे एलिमेंट जो कॉमन है, दोनों में है। तो दोनों सेट को बिलोंग करने वाले एलिमेंट हैं 1। देखिए दोनों सेट में है, a डैश में भी है और b डैश में भी है। तो हम 1 को लिखेंगे इंटरसेक्शन में, और ऐसे ही 9 दोनों में है तो हम 9 को लिख देंगे इंटरसेक्शन में। तो इस प्रकार से देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमने लिख लिया। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, a यूनियन b होल डैश इक्वल टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश, हेंस रिजल्ट इज वेरीफाइड। अब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में हमको a इंटरसेक्शन b होल डैश की वैल्यू वेरीफाई करनी है कि a डैश यूनियन b डैश के इक्वल है कि नहीं। तो पहले सेकंड पार्ट के लिए हमको लिखना पड़ेगा a इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन b का मतलब a और b में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो देखिए 2 दोनों में है, फिर उसके बाद 4 नहीं है दोनों में, 6 नहीं है दोनों में, 8 नहीं है दोनों में, इसलिए यहाँ पर a इंटरसेक्शन b में केवल 2 हो जाएगा। अब आप a इंटरसेक्शन b का होल डैश लिखेंगे। होल डैश का मतलब हो गया u माइनस a इंटरसेक्शन b। यूनिवर्सल सेट के ऐसे एलिमेंट्स लिखेंगे जो a इंटरसेक्शन b में नहीं है। तो यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट लिख दीजिए, केवल 2 को छोड़ दीजिए। तो ये हो गया 1 3 4 5 6 7 8 9। अब हम राइट हैंड साइड a डैश यूनियन b डैश की बात करेंगे। a डैश और b डैश हमने ऑलरेडी ऊपर फाइंड कर रखा है फर्स्ट पार्ट में। तो a डैश यूनियन b डैश, a डैश यूनियन b डैश का मतलब है a डैश और b डैश के सभी एलिमेंट इसमें लिख दिए जाएंगे। तो देखिए आ रहा है 1 फिर 3
फिर हमने बी डैश से 4 ले लिया, फिर ए डैश से 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। और इस तरह से ये इक्वेशन 3 और 4 हमने इसको लिख दिया। फ्रॉम 3 एंड 4 हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश, हेंस रिजल्ट इज वेरीफाइड। तो वेरीफाई करने के लिए आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अब 5th क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हमको वेन डायग्राम्स दिखाने हैं ए यूनियन बी होल डैश। तो वेन डायग्राम दिखाने के लिए वेन डायग्राम टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया है ऑलरेडी। 5 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमको ए यूनियन बी होल डैश का वेन डायग्राम दिखाना है। तो आप सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना लेंगे, वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। उसके अंदर एक सर्किल बनाएंगे, ए को रिप्रेजेंट करेगा। एक दूसरा सर्किल बना दीजिए, वो बी को रिप्रेजेंट करेगा। ए यूनियन बी हमको ऑलरेडी मालूम है कि ए यूनियन बी क्या है। ए और बी के अंदर का पूरा पोर्शन है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी पूरे इसमें। तो ये आपका ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ए यूनियन बी का मतलब हो गया साइडेड पोर्शन। तो साइडेड वाला पोर्शन जो है वो है ए यूनियन बी। तो अनसाइडेड पोर्शन जो है वो हो जाएगा ए यूनियन बी होल डैश। सेकेंड पार्ट में आते हैं। इसमें हमको दिखाना है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इंटरसेक्शन दिखाने का क्या तरीका होगा उसको समझेंगे। ये यूनिवर्सल सेट हो गया, रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट हो गया। एक सर्किल हो गया ए का, एक सर्किल हो गया बी का। तो अब देखिए हम पहले ए डैश दिखा रहे हैं। ए के बाहर के पोर्शन को, ए को छोड़ करके आप पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन से कवर कर दीजिए। ए के बाहर के पोर्शन को हॉरिजॉन्टल लाइन से कवर कर दीजिए। तो ए के बाहर के पोर्शन को हॉरिजॉन्टल लाइन से कवर किया, तो हॉरिजॉन्टल साइडेड पोर्शन जो है वो हो गया ए डैश। अब ऐसे ही बी के बाहर के पोर्शन को आप कवर कीजिए वर्टिकल लाइन से। बी के बाहर के पोर्शन को हम वर्टिकल लाइन से कवर कर देंगे, तो उससे हमको बी डैश पता चल जाएगा। बी को छोड़ करके बाकी जितना हिस्सा है वो बी डैश है। तो शेडेड बाय वर्टिकल लाइंस। अब हमको ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इंटरसेक्शन का मतलब ये हॉरिजॉन्टल वाला पोर्शन और वर्टिकल वाला पोर्शन जहां कट कर रहा है एक दूसरे को, वो आपका इंटरसेक्शन है। तो वहां पे चेक बन रहा है, तो शेडेड बाय चेक्ड, शेडेड बाय चेक। चेक से जो शेडेड है वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हो गया। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फर्स्ट और सेकंड पार्ट पे अगर हम देखें तो फर्स्ट पार्ट का जो अनसाइडेड पोर्शन है वही सेकंड पार्ट में चेक्ड पोर्शन है। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं दोनों रिजल्ट से कि ए यूनियन बी होल डैश जो है वो इक्वल है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। यहाँ फिर से देखिएगा, पहले वाले पार्ट का जो अनसाइडेड पोर्शन है वो दूसरे वाले पार्ट में चेक द्वारा साइडेड पोर्शन है। इसका मतलब है फर्स्ट पार्ट का जो अनसाइडेड पोर्शन है ए यूनियन बी होल डैश, वो सेकेंड पार्ट के चेक्ड वाले पोर्शन के इक्वल है। अब डी मॉर्गन लॉ का सेकेंड रिजल्ट जो है उसकी बात हम कर रहे हैं। इसमें आपको फर्स्ट 5 के थर्ड पार्ट में दिखाना है ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। तो इसके लिए हमने एक रेक्टेंगल बना लिया, उसके अंदर दो सर्किल बना लिए ए और बी के लिए। ए इंटरसेक्शन बी हमको मालूम है कौन सा पोर्शन है, उसमें हमने ए इंटरसेक्शन बी को दिखा लिया।
तो साइडेड पोर्शन जो हो गया वो हो गया ए इंटरसेक्शन बी, अनसाइडेड हो गया ए इंटरसेक्शन बी होल डैश। अब फोर्थ पार्ट पे आते हैं, इसमें है ए डैश यूनियन बी डैश। ए डैश यूनियन बी डैश के लिए क्या करेंगे, ए के बाहर वाले को जैसे भी पिछले पार्ट में हमने किया हॉरिजॉन्टल से कलर कर देंगे। ए के बाहर का पूरा हॉरिजॉन्टल से कवर हो जाएगा, कलर हो जाएगा, जो भी आप बोल लें। तो ये हॉरिजॉन्टल शेडेड बाय हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये हो गया ए डैश। अब वर्टिकल लाइन से साइड के बी के बाहर के पोर्शन को वर्टिकल लाइन से शेडेड कर दीजिए। तो शेडेड बाय वर्टिकल लाइंस, ये हो गया बी डैश। हमको यहाँ ए डैश यूनियन बी डैश की बात करनी है, तो जितना कंप्लीट शेडेड पोर्शन है वो हो गया ए डैश यूनियन बी डैश। और अब आप देखिए पहले पार्ट का जो अनसाइडेड पोर्शन है, और पहले पार्ट से मतलब हमारा यहाँ पे है थर्ड पार्ट में जो हमने अभी दिखाया है, उसमें जो अनसाइडेड पोर्शन है ऊपर वाले डायग्राम में, वही नीचे वाले डायग्राम का साइडेड पोर्शन है। इसलिए यहाँ पर हमारे पास एक रिजल्ट भी आ जा रहा है डी मॉर्गन का, कि दोनों से हम देख करके कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी होल डैश जो है वो इक्वल होगा ए डैश यूनियन बी डैश। अब देखिए ये जो सेट का यूज क्या है, इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम देखेंगे। तो हमें उसके लिए पहले कुछ फॉर्मूले देखने पड़ेंगे। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। यहाँ पर देखिए एक रेक्टेंगल बना हुआ है, उसमें यूनिवर्सल सेट है, उसके बाद सेट ए और सेट बी है, मान लीजिए दो सर्किल से रिप्रेजेंट किया हुआ। तो ए में से बी वाले पोर्शन को छोड़ दीजिए तो आपको ए माइनस बी मिल गया, जिसको हमने मान लीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखा लिया। बी में से ए को हटा दीजिए तो आपको बी माइनस ए मिल गया, जिसको हमने वर्टिकल लाइन से दिखा दिया। और जो बीच का अनसाइडेड वाला पोर्शन है वो आपका हो गया ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर एक रिजल्ट आपके पास आ रहा है कि अगर हम ए और बी के पूरे कंप्लीट पोर्शन की बात करें तो वो ए यूनियन बी है। तो ए यूनियन बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। Number of element in A union B will be equal to number of elements in A minus B plus number of element in B minus A plus number of element in A intersection B। ये जो तीन सेट अभी हमने लिखे हैं A माइनस बी, बी माइनस ए और A इंटरसेक्शन B, इसमें ये तीनों डिसजॉइंट सेट हैं, इसलिए इसमें जो एलिमेंट्स की संख्या होगी वो A यूनियन B के एलिमेंट्स की संख्या के इक्वल होगी। अब इसी को देखिए आगे बढ़ते हैं, इसकी सहायता से कुछ और रिजल्ट आपके पास आएंगे, उन पे हम बात करने जा रहे हैं। अब एन ए माइनस बी की अगर हम बात करें कि एन ए माइनस बी कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी, तो ए माइनस बी में हम कह सकते हैं कि ए में जितने एलिमेंट्स होंगे उसमें से माइनस कर दिया जाए ए इंटरसेक्शन बी वाले एलिमेंट्स को। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ये दोनों वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर दे रहे हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 पुटिंग
these values in equation 1, we get number of element in n A union B. Number of element in A union B will be equal to NA minus NA intersection B plus NB minus NA intersection B plus NA intersection B. एन ए इंटरसेक्शन बी से माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी खत्म हो गया, तो ये आपका आ गया रिजल्ट एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग द वर्ड प्रॉब्लम. नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी. अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट नोट कर लेना है, ध्यान देना है कि ए यूनियन बी का मतलब क्या है. ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी, या इसी को हम कहते हैं एट लीस्ट वन ऑफ ए एंड बी. जबकि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए एंड बी, जिसको हम ये भी कहते हैं बोथ ए एंड बी. तो ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी, और मतलब यहाँ पे या से है, या इसी को लिखा जाएगा एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी. ए यूनियन बी में जो भी है वो निश्चित रूप से ए या बी में से कम किसी एक में जरूर होगा. जबकि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि बोथ ए एंड बी. ए एंड बी भी लिखा है तो हम उसको बोथ का अपने आप कि ये बोथ को बिलोंग करेगा, ये हम समझ लेंगे. ए इंटरसेक्शन बी में जो भी एलिमेंट हैं इसका मतलब वो दोनों में होंगे, ए और बी में. इसी से रिलेटेड एक फॉर्मूला है 3 सेट्स के लिए, उसको भी आपको याद कर लेना है. एन ए यूनियन बी यूनियन सी, दिस इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. 3 सेट्स के लिए अगर आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत पड़े तो हम इसका यूज कर सकते हैं. अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं. एग्जाम्पल 26 है बुक का आपके. इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, 100 वर लिस्टेड एज taking apple juice, 150 as taking orange juice, and 75 were listed as taking both apple as well as orange juice. Find how many students were taking neither apple juice nor orange juice. यहाँ पर आपको एक तो दिया हुआ है कि स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो U को हम डिनोट कर ले रहे हैं कि U है sets of students in school. A सपोज कर लीजिए set of students taking apple juice. B सपोज कर लीजिए set of students taking orange juice. पहले हमने स्टूडेंट्स इन स्कूल को यूनिवर्सल सेट से डिनोट कर लिया. एप्पल जूस पीने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके कलेक्शन को सेट ए से डिनोट कर लिया. ऑरेंज जूस लेने वाले के कलेक्शन को सेट बी से डिनोट कर लिया. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू विल बी इक्वल टू 400. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए विल बी इक्वल टू 100. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी विल बी इक्वल टू 150. और दिया हुआ है 75 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एप्पल जूस और ऑरेंज जूस दोनों पीते हैं. इसका मतलब वो सेट ए में भी हैं, सेट बी में भी हैं. तो ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 75. अब आपको अभी जो रिजल्ट एक बताया गया उसको आप तुरंत यूज करेंगे. नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 100
प्लस 150 माइनस 75, तो ये हो गया 250 माइनस 75, कैलकुलेट करने पे ये 175 हो जाएगा। इसका मतलब 175 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एप्पल या ऑरेंज जूस जरूर पीते हैं। 175 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एप्पल या ऑरेंज जूस जरूर पीते हैं। अब हमें यहाँ पता करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग नीदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। तो देखिए, एप्पल जूस ना पीने वाले इसका मतलब ए डैश, ऑरेंज जूस ना पीने वाले इसका मतलब बी डैश। तो एप्पल जूस भी नहीं पीते हैं एंड ऑरेंज जूस भी नहीं पीते हैं, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा इंटरसेक्शन। इनकी संख्या हमें पता करनी है। तो डी मॉर्गन लॉ की अगर बात करें तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी होल डैश, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी होल डैश विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन यू माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। मतलब जो टोटल स्टूडेंट्स हैं स्कूल में, उसमें से अगर हम उनकी संख्या माइनस कर दें जो एप्पल जूस या ऑरेंज जूस लेते हैं, तो हमको अपने आप पता चल जाएगा कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो दोनों में से कोई भी जूस नहीं पीते हैं। तो ये हो गया 400 माइनस 175, दिस मीन्स 225। 225 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों में से कोई जूस नहीं पीते हैं, और 175 ऐसे हैं जो दोनों जूस में से कम एक जूस अवश्य पीते हैं। अब देखिए, एक ये लॉजिकल प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल 30 इसकी बात कर रहे हैं। इसमें सो दैट ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इम्प्लाइज ए इक्वल टू बी। थोड़ा सा 10th से अलग हट के क्वेश्चंस हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें करना यह है कि ए यूनियन बी यदि ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है तो हमें प्रूव करना है कि ए और बी आपस में इक्वल होंगे। सेट के केस में आपको बताया गया है 2 सेट्स विल बी इक्वल इफ फर्स्ट इज सबसेट ऑफ सेकंड एंड सेकंड इज सबसेट ऑफ फर्स्ट। यहाँ हमें ए को बी के इक्वल प्रूव करना है। इसके लिए हमको दिखाना पड़ेगा कि ए बी का सबसेट है और साथ ही साथ बी भी ए का सबसेट है। और सबसेट प्रूफ करने के लिए हमको दिखाना पड़ेगा कि ए को यदि हमें बी का सबसेट प्रूफ करना है तो हमको ये दिखाना पड़ेगा कि कैपिटल ए में जो एलिमेंट है वो कैपिटल बी में भी होगा। तो सॉल्यूशन देखिए इसका किस प्रकार से हम कर सकते हैं। हम सबसे पहले सपोज कर लेंगे ए का एलिमेंट, लेट x is an element of capital A. Now x belongs to A. This implies that x देखिए यदि A का एलिमेंट है तो वह A यूनियन B का एलिमेंट जरूर होगा। तो x belongs to A implies that x is element of A यूनियन B। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए यूनियन बी जो है वो ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है, तो ये पुट कर देंगे क्योंकि ये आपको गिवन है। तो ये हो गया x इज एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। x एलिमेंट है ए इंटरसेक्शन बी का, दिस इंप्लाइज दैट x इज एलिमेंट ऑफ ए एंड x इज एलिमेंट ऑफ बी। This implies that x is element of B. x A का एलिमेंट है, तो हम ऑलरेडी पहले लिख ही चुके हैं। हमको इस प्रकार से रिजल्ट मिल गया, thus x element of A implies that x is element of B, hence A is subset of B. जो एलिमेंट A में है वही एलिमेंट B में भी है। x A का एलिमेंट है, ये शो कर रहा है कि x B का भी एलिमेंट है, इसलिए A B का सबसेट होगा। अब अगेन लेट, अब देखिए इसी को उल्टे क्रम में कर सकते हैं, B के लिए करेंगे। अगेन लेट y इज एलिमेंट ऑफ
बी, सेम वही चीज अब आपको बी के लिए लिखनी है। नाउ y एलिमेंट ऑफ b implies that y is element of a यूनियन b। अगर वो b का एलिमेंट है तो b के साथ जो भी सेट होगा यूनियन में उसका भी वह एलिमेंट हो जाएगा। अब a यूनियन b दिया हुआ है कि b a इंटरसेक्शन b के इक्वल है, तो a यूनियन b की जगह आ गया a इंटरसेक्शन b। This implies that y is element of a and y is element of b। This implies that y is element of b। तो हमारे पास रिजल्ट ये आ रहा है कि thus y element of b implies that y is element of b, hence b is subset of a। From 1 and 2, from relation 1 and 2, 1 में है a b का सबसेट है, इसका मतलब a के सभी एलिमेंट b में है। सेकेंड में है b a का सबसेट है, इसका मतलब b के सभी एलिमेंट a में है। तो इसलिए हम कह सकते हैं 1 और 2 से a इक्वल टू b। इस तरह से ये रिजल्ट हम प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 31। फॉर एनी सेट्स कैपिटल A एंड कैपिटल B सो दैट पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B। यहाँ पर देखिए हमें प्रूफ करना है कि पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B जो है वो इक्वल होगा पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B के। यहाँ पर भी हम वही प्रोसेस यूज करेंगे। पहले हम प्रूफ करेंगे PA इंटरसेक्शन B जो है वो सबसेट है PA इंटरसेक्शन PB का, और फिर इसी का उल्टा प्रूफ करेंगे कि PA इंटरसेक्शन PB सबसेट होगा PA इंटरसेक्शन B का। तब तरीका क्या होगा उस पर हम आते हैं। हमें ये मालूम है कि पावर सेट में जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो ऑलरेडी सेट होते हैं, वो ऑलरेडी सेट होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्यूशन। सपोज कर लेंगे लेट x इज एलिमेंट ऑफ PA intersection B। Now x is element of PA intersection B implies that x is subset of A intersection B। x जो है वो सबसेट होगा A इंटरसेक्शन B का। x यदि A इंटरसेक्शन B का x A इंटरसेक्शन B का यदि सबसेट है तो निश्चित रूप से x सबसेट होगा, x विल बी सबसेट ऑफ A एंड x विल बी सबसेट ऑफ B। x यदि A का सबसेट है तो निश्चित रूप से x एलिमेंट होगा पावर सेट ऑफ A का, एंड x विल बी एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ B। x PA का भी एलिमेंट है, x PB का भी एलिमेंट है, इसका मतलब x बिलोंग्स टू PA इंटरसेक्शन PB। thus x belongs to PA intersection B implies that x belongs to PA intersection PB। ये हमने प्रूफ किया अभी। तो हम कह सकते हैं hence PA intersection B is subset of PA intersection PB। इसको कर लेंगे रिलेशन 1। अब इसी को देखिए उल्टे क्रम में प्रूफ करना है। अब हमको प्रूफ करना है PA इंटरसेक्शन PB भी जो है वो सबसेट है PA इंटरसेक्शन B का। अब फिर से सपोज करेंगे लेट कैपिटल Y इज एलिमेंट ऑफ PA इंटरसेक्शन PB। नाउ Y बिलोंग्स टू PA intersection PB। This implies that y belongs to PA and y belongs to PB।
This implies that y is subset of A and y is subset of B. This implies that y is subset of A intersection B. This implies that y belongs to P A intersection B. तो हमने देखे यहाँ भी दिखा दिया कि y अगर P A इंटरसेक्शन P B का एलिमेंट है तो y P A इंटरसेक्शन B का भी एलिमेंट है। तो हम कह सकते हैं हैंस P A इंटरसेक्शन P B इज सबसेट ऑफ P A इंटरसेक्शन B। ये इक्वेशन 2 हमने इसको रिलेशन 2 कर लिया। तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों रिलेशन से हम कह सकते हैं पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B विल बी इक्वल टू पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B। यही प्रूफ करना था आपको। नेक्स्ट देखिए मिसलेनियस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन अब करने जा रहे हैं हम लोग। लेट A B एंड C बी द सेट सच दैट A यूनियन B इक्वल टू A यूनियन C एंड A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन C। ये दिया हुआ है कि ये दो सेट ऐसे हैं A और B और तीन सेट A B C ऐसे हैं कि A यूनियन B A यूनियन C के इक्वल है, A इंटरसेक्शन B A इंटरसेक्शन C के इक्वल है। हमें प्रूफ करना है कि B और C आपस में इक्वल है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर आपको एक पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा कि अगर हम मान लीजिए A यूनियन B और इंटरसेक्शन B की बात करें तो ये निश्चित रूप से B के इक्वल होगा। A यूनियन B में A और B दोनों के एलिमेंट हैं और फिर हम इसका B के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हैं, मतलब कॉमन एलिमेंट चाह रहे हैं। तो A यूनियन B इंटरसेक्शन B कितने के इक्वल होगा? B के। ऐसे ही मान लीजिए आप लिखें A यूनियन C इंटरसेक्शन C तो ये C के इक्वल होगा। ऐसे ही आप मान लीजिए लिखें A इंटरसेक्शन B यूनियन B तो ये B के इक्वल होगा और A इंटरसेक्शन C यूनियन C तो वो C के इक्वल होगा। तो यहाँ पर खास बात देखिए कि जो B अगर ब्रैकेट के अंदर है और B ब्रैकेट के बाहर है और यूनियन और इंटरसेक्शन का साइन है B के पास लगा हुआ तो ये B के इक्वल होगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए आपको गिवन है, एक तो रिजल्ट गिवन है A यूनियन B इक्वल टू A यूनियन C, इसको हमने 1 कर लिया और दूसरा दिया है A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C। ये हो गया दूसरा रिजल्ट। अब करना क्या है आपको, उस पर हम लोग आते हैं। तो फ्रॉम 1 आपको दिया हुआ है A यूनियन B इक्वल टू A यूनियन C। हम इसमें दोनों साइड इंटरसेक्शन ले रहे हैं B के साथ। हम जो इक्वेशन लिखा हुआ है उसमें राइट साइड इन दोनों इक्वेशन में B के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हैं। टेकिंग इंटरसेक्शन ऑफ बोथ साइड्स विथ B। ये लिखने की जरूरत नहीं है, केवल समझने के लिए हमने लिख दिया। A यूनियन B यहाँ लिखा है, A यूनियन C यहाँ लिखा है, हमने यहाँ इंटरसेक्शन B लिखा, यहाँ पे भी इंटरसेक्शन B लिखा। तो देखिए लेफ्ट साइड में A यूनियन B इंटरसेक्शन B के इक्वल हो जाएगा। राइट हैंड साइड में आपको करना क्या है कि आप इसमें ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। तो ये हो जाएगा A इंटरसेक्शन B यूनियन C इंटरसेक्शन B। अब हम इसमें A इंटरसेक्शन B की जगह हम A इंटरसेक्शन C पुटअप कर सकते हैं इक्वेशन 2 की सहायता से, और यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो C इंटरसेक्शन B की जगह हो जाएगा B इंटरसेक्शन C। अब इसमें से फिर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से इंटरसेक्शन C कॉमन ले सकते हैं। तो इंटरसेक्शन C कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आ गया A यूनियन B। A यूनियन B कितने के इक्वल है? इक्वेशन 1 में दिया हुआ है कि A यूनियन B A यूनियन C के इक्वल है। तो हम A यूनियन B की जगह A यूनियन C रख देंगे और फिर देखिए ये आपके पास रिजल्ट आ गया A यूनियन C इंटरसेक्शन C, दिस विल बी इक्वल टू C। यही आपको प्रूफ करना था।
मिसलेनियस का एग्जाम्पल, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे अब आप लोग। ये आपके 3 सेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको हम वेन डायग्राम की सहायता से करेंगे। किस प्रकार से वो देखते हैं। इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर H, 26 रीड न्यूज़पेपर T, 26 रीड न्यूज़पेपर I, 9 रीड बोथ H and I, 11 read both H and T, 8 read both T and I, 3 read all 3 newspaper. Find the number of people who read at least one of the newspaper, the number of people who read exactly one newspaper। देखिए फॉर्मूले से भी हो सकता है, हम यहाँ पर वेन डायग्राम की सहायता से बताने जा रहे हैं। हम जो सर्वे हुआ है 60 पीपल्स का, उसको यूनिवर्सल सेट मान ले रहे हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट विल बी 60। H न्यूज़पेपर पढ़ने वाले को H से डिनोट कर ले रहे हैं, सेट H से, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट H विल बी 25। न्यूज़पेपर T पढ़ने वाले को सेट T से डिनोट कर ले रहे हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन T विल बी 26। और I न्यूज़पेपर पढ़ने वाले को सेट I से डिनोट कर ले रहे हैं, तो NI विल बी 26। अब उसके बाद दिया हुआ है कि 9 रीड बोथ H and I, H and I का मतलब इंटरसेक्शन, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन H इंटरसेक्शन I इज इक्वल टू 9। फिर आगे दिया हुआ 11 रीड बोथ H एंड T, तो दिस विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन H इंटरसेक्शन T इज इक्वल टू 11। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन T इंटरसेक्शन I विल बी 8। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन ऑल 3 न्यूज़पेपर का मतलब तीनों पढ़ते हैं, तो H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I, दिस विल बी 3। तो हमने सबसे पहले मैथमेटिकल फॉर्म में, सिंबॉलिक फॉर्म में सभी डेटा को लिख लिया। अब आपको करना क्या है, वो सिंपल सा तरीका है कि आपको बनाना है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में हमने रेक्टेंगल के ऊपर U लिख दिया और 3 इसके अंदर सर्किल बनाइए। सर्किल बनाने के बाद आप इस पे नाम लिख दीजिए इन सेट्स का HTI। सबसे पहले आपको जो तीनों में कॉमन पोर्शन है वो HTI के इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और वो पोर्शन ये वाला है। ये तीनों का इंटरसेक्शन है। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, वो 3 हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I इक्वल टू 3, तो आप यहाँ पे 3 लिख देंगे। 3 ऐसे लोग हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो 3 यहाँ हो गए। अब ये 3 जो लोग हैं, इनके लिए आप कह सकते हैं, पूछा जाए कि ये H और T न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ पढ़ते हैं। H और T पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ I भी पढ़ रहे हैं। ये 3 लोग T और I भी पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ ये 3 लोग H और I पढ़ रहे हैं। तो अब देखिए आपको करना क्या है, H इंटरसेक्शन I में दिया हुआ है कि 9 पीपल हैं, तो H इंटरसेक्शन I वाला जो पोर्शन है वो आपका पोर्शन H और I का कॉमन वाला पोर्शन है। HI का कॉमन पोर्शन का मतलब ये वाला पोर्शन। इसमें टोटल 9 लोग होने चाहिए। 3 आप पहले से दिखा चुके हैं, तो इसका मतलब 6 लोग आप यहाँ पे 6 नंबर लिख देंगे कि यहाँ 6 लोग और होंगे। ये H इंटरसेक्शन I में अब टोटल 9 पर्सन हो गए। अब आइए आप H इंटरसेक्शन T की बात करते हैं। H इंटरसेक्शन T का मतलब H और T का कॉमन पोर्शन, HT का कॉमन पोर्शन ये वाला है। इसमें 3 पर्सन हमें ऑलरेडी पता हैं। H इंटरसेक्शन T में 11 लोग हैं, तो 11 में से 3 कम कर दिए, यहाँ पे 8 लिख दीजिए। अब आइए T इंटरसेक्शन I। T इंटरसेक्शन I वाला जो पोर्शन है वो आपका ये वाला पोर्शन है, दिस पोर्शन इज ऑफ T इंटरसेक्शन I। इसमें 3 पर्सन हमें पहले से पता है जो T और I पढ़ते हैं, तो टोटल हमें 8 चाहिए, इसका मतलब 5 यहाँ हो गए। अब आप आइए H में। H में 25 पीपल हैं, H पढ़ने वाले 25 हैं। H में हम ऑलरेडी कुछ पीपल पता कर चुके हैं, उनकी संख्या हो गई 8 + 3 + 6 यानी कि 17।
तो 25 में से 17 कम कर दीजिए। 25 में से 17 कम किया तो यानी कि 8 पीपुल यहाँ पे हो जाएंगे। ऐसे ही टी में 26 हैं और टी में ऑलरेडी हमने 8 + 3 + 5 यानी कि 16 पीपल दिखा चुके हैं, तो 10 यहाँ हो गए। अब आई में आइए, आई में भी 26 हैं, आई में हम दिखा चुके हैं 14, तो यहाँ 12 हो गए। अब यू की बात करते हैं। यू में 60 पीपल हैं टोटल। हम जो नंबर्स यहाँ लिखे हुए हैं वो कोई ना कोई पेपर पढ़ने वालों की संख्या है, किसी न किसी पेपर को वो पढ़ते हैं। इन सबको अगर प्लस कर लिया जाए तो हमें फर्स्ट पार्ट का आंसर मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़ पेपर, तो ये हो गया 8 + 8 + 10, या इस तरह से कर लीजिए आप। पहले उनको लिखिए जो केवल एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो वो हो गया 8, 10, 12। फिर उनकी संख्या लिखिए जो ठीक 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं, तो ये हो गए 8 + 6 + 5। और फिर ऐसे लिखिए जो तीनों पढ़ते हैं, तो इसको अगर हम प्लस कर दें तो 52 आ रहा है। तो 52 पीपल ऐसे हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। और यू में 60 थे, तो 52 इन सर्किल्स के अंदर हो गई संख्या, तो इसका मतलब 8 हो जाएगी सर्किल के बाहर। ठीक है। अब सेकंड पार्ट में आइए। द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर, केवल एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कौन कौन से लोग हैं, उनकी संख्या पता करनी है। तो देखिए ये 8, 10 और 12 जो है ये केवल एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग हैं, ये 30 हो गई। इसके अलावा इस पे देखिए, इसी वेन डायग्राम पे बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं। आपसे पूछेगा कितने ऐसे लोग हैं जो एक भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। नंबर ऑफ पीपल हु रीड नो न्यूज़पेपर, तो देखिए सर्किल के बाहर और यू के अंदर जो लिखा हुआ है 8, वही है ऐसे लोगों की संख्या जो एक भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। आपसे पूछ सकता है ऐसे कितने लोग हैं जो एग्जैक्टली 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो एग्जैक्टली 2 न्यूज़पेपर पढ़ने वालों की अगर बात की जाए तो एग्जैक्टली 2 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग ये 8, 6 और 5, 8, 6 और 5 जो लिखा हुआ है वो एग्जैक्टली 2 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग हैं। तो उनकी संख्या अगर पता करनी है तो 8 + 6 + 5 हो जाएगी। तो फॉर टुडे इट्स ओवर। थैंक यू।